कल हमने देखा था संविधान, आज हम पढ़ेंगे संविधानवाद क्या होता है। हालांकि संविधान को 3 भागों में बांटा गया है, हमने कल भी बताया था। संविधान 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 को 3 भागों में बांटा गया है। पहला संविधान, दूसरा संविधानवाद और तीसरा राज्य व्यवस्था। ठीक है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनिज्म कहते हैं, इसे हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं। हमने संविधान कल आपको बता दिया था, आज हम बताएंगे कि संविधानवाद क्या होता है। संविधानवाद, ठीक है। संविधानवाद किसे कहते हैं? संविधानवाद एक विचार, नज़रिया फिर दृष्टिकोण है। संविधानवाद एक विचार है जिसके अंदर स्वतंत्रता, गरिमा, अधिकार और समानता आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान है उस देश में संविधानवाद भी हो। जैसे म्यांमार में संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। म्यांमार में संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। ईरान में भी संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। हमने बताया कि संविधानवाद के अंदर स्वतंत्रता, गरिमा, अधिकार और समानता शामिल होते हैं। यानी संविधानवाद के अंदर पहला स्वतंत्रता आता है, स्वतंत्रता आता है। दूसरा गरिमा आता है। तीसरा अधिकार आता है और चौथा समानता आता है। यानी संविधानवाद के अंदर स्वतंत्रता, गरिमा, अधिकार और समानता होता है। यानी जिस देश में संविधान है उस देश में संविधानवाद होगा, ये कंपल्सरी नहीं है। जैसे भारत में क्या है? संविधानवाद है, यानी हमारे देश में स्वतंत्रता भी है, गरिमा भी है, अधिकार भी है और समानता भी है। अमेरिका में भी संविधानवाद है, लेकिन क्या कह सकते हैं क्या पाकिस्तान में संविधानवाद है? नहीं है। म्यांमार में संविधानवाद है? नहीं है। अफ़गानिस्तान में संविधानवाद है? नहीं है। यानी संविधानवाद के अंदर ये जो अगर चारों होगा तो ही वह संविधानवाद हो सकता है। जैसे भारत में है, भारत में संविधानवाद है। भारत में क्या है? संविधानवाद है। यानी ये स्वतंत्रता का मतलब होता क्या है? यानी स्वतंत्रता का मतलब होता है आप जो खाना चाहें खा सकते हैं, जो पहनना चाहें पहन सकते हैं। यानी आपकी स्वतंत्रता होती है, जो चाहे बोल सकते हैं। लेकिन आप बोलने से पहले मतलब वो देश के एकता अखंडता को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा में कुछ नहीं होना चाहिए और पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तब आप बोल सकते हैं। यानी संवैधानिक तरीके से आपको स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप बोल भी सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। और गरिमा का मतलब होता है कि हर व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ होता है, हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, उनके विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे अगर हमारे घर में कोई कह रहा है कि हम एक्टर बनेंगे तो उसके विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए कि वह सही बोल रहा है। और उसके अधिकार क्या होता है? अधिकार मतलब सरकार पर हम क्लेम करते हैं कि हमें बोलने दिया जाए, हम अपने मनपसंद व्यवसाय करने दिया जाए, हमारे पर्सनल जीवन में कोई हस्तक्षेप न करे, उसी को ही हम अधिकार कहते हैं। और समानता हमारे संविधानवाद जो है, हमारा संविधान जो है सबको समानता का अधिकार देता है। यानी हर कोई एक समान है। जैसे जो कानून अंबानी पे लगेगा वो कानून अंबानी के ड्राइवर पे भी लगेगा, जो कानून अंबानी पे लगेगा वो कानून हमारे पर भी लगेगा। यानी समानता है। हमारा संविधान कहता है कि सब बराबर है, सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है, यानी सब कोई बराबर है। तो संविधानवाद का मतलब जिसके अंदर जिस देश में स्वतंत्रता है, गरिमा है, अधिकार है, समानता है, उसे हम संविधानवाद कहते हैं। जैसे हमारे देश में संविधानवाद है, अब समझ गया संविधानवाद। अब हम समझते हैं कि इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। इसको नोट भी कर सकते हैं आप। राज्य व्यवस्था यानी राज्य व्यवस्था। थोड़ा हमारी राइटिंग थोड़ी लूज है। राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? यानी इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों बनाया गया है? भारत का संविधान इतना बड़ा इसलिए बनाया गया है कि जिस देश को हम संविधान दे रहे थे, से भारत मैंने जिस देश को हम संविधान दे रहे थे वो देश जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा पीछे था। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त रहे सुकुमार सेन। उन्होंने बताया कि सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। सुकुमार सेन
भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। तो इन्होंने बताया कि जब वो भारत में पहली बार चुनाव कराने के लिए गए थे ना, तो उन्होंने एक महिला से पूछा था कि बताइए आपके पति देव का नाम क्या है? तो उन्होंने बताया था कि मुकेश के पापा। तो उन्होंने बताया कि असली नाम बताइए, ये क्या होता है कि मुकेश के पापा? तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि भारतीय परंपराओं में पति देव का नाम नहीं लिया जाता है। सोचिए, वैसे देश में जो है संविधान को लागू किया गया, वैसे देश में हम लोगों ने संविधान को लगाया, वैसे देश में हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया था, वैसे पिछड़े देश में हम लोगों ने लोकतंत्र को लाया था, इसलिए हमारा संविधान इतना बड़ा बनाया गया। हालांकि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर आता है तो अमेरिका का संविधान है, भारत का संविधान बड़ा है, ठीक है। और हमारे संविधान में किसी भी चीज़ की स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं है। यानी अनुच्छेद 324 में कहा गया है, अनुच्छेद 324 में ये कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयुक्त होगा, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में ये नहीं कहा गया है कि इस निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किस तरह से किया जाएगा। तो यह कहा गया है जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कहा गया है। यानी हमारे संविधान किसी भी चीज़ का स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं है। यानी अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयुक्त होगा, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि उस निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किस तरह से किया जाएगा। तो यह कहा गया है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कहा गया है कि भारत में किस तरह से निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किस तरह से किया जाएगा। जहाँ संविधान मौन है, जहाँ संविधान का स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं है, तो उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है तो न्यायपालिका करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है। जहाँ संविधान मौन है, जहाँ संविधान का स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं है, उसकी व्याख्या करता है तो न्यायपालिका करता है। न्यायपालिका का निर्णय, संसदीय अधिनियम, राजनीतिक दल, धर्म, जाति, इन सभी के समूह को हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर पहला संसदीय अधिनियम, दूसरा राजनीतिक दल, धर्म, जाति, ये सब क्या आ जाते हैं? संसदीय अधिनियम, धर्म, जाति, न्यायपालिका का निर्णय, यानी संसदीय अधिनियम, राजनीतिक दल, धर्म, जाति और न्यायपालिका के निर्णय को हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। हमको पता है कि बिना राजनीतिक दल को पढ़े आप जो है इंडियन पॉलिटी का कामना नहीं कर सकते हैं। जैसे कांग्रेस, भाकपा, माकपा, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, ये सब क्या आ जाते हैं? राजनीतिक दल में आ जाते हैं। भारत में 7 राजनीतिक दल है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद से शुरुआत करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भाग 1, संविधान का भाग 1 पढ़ रहे हैं। यानी भाग 1 जो 1 से लेकर 4 तक है। पॉलिटी में भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 अनुच्छेद इसको आर्टिकल भी कहा जाता है, इसे आर्टिकल भी इंग्लिश में कहते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। यानी अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि जो है भारत राज्यों का संघ है। राज्य 3 तरह के होते हैं। पहला होता है परिसंघ होता है, दूसरा होता है संघ होता है, और तीसरा होता है यूनियन। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्य 3 तरह के होते हैं, परिसंघ, संघ और यूनियन। परिसंघ उस राज्यों को कहते हैं जो आसानी से टूट अलग हो जाते हैं, उसे परिसंघ कहते हैं। और तो संघ उस राज्यों को कहते हैं जो कई राज्य आपस में समन्वय और समझौता करके एक देश बनाते हैं, उसे हम संघ कहते हैं। जैसे रूस, सोवियत संघ हो गया,
जैसे सोवियत संघ, अभी तो सोवियत संघ टूट चुका है, लेकिन सोवियत संघ हो गया, यूनियन हो गया। यूनियन किसे कहते हैं? यूनियन उसे कहते हैं जिसमें अगर कोई एक बार राज्य शामिल हो जाता है तो टूट कर दोबारा अलग नहीं हो सकता है, उसे हम यूनियन कहते हैं। जैसे हमारा देश भारत, भारत क्या है? यूनियन है। इसमें अगर कोई राज्य जो है एक बार शामिल हो जाता है तो दोबारा वह टूट कर अलग नहीं हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। जैसे हमारा देश भारत जो दोबारा टूट कर अलग नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। जैसे भारत क्या है? एक यूनियन है। और अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? इतना समझ गया आप? अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को शक्ति प्राप्त है, किसी भी विदेशी राज्य के भारत में मिला सकता है। माने संसद को शक्ति प्राप्त है कि भारत मतलब दुनिया में जितने भी राज्य हैं, दुनिया में कहीं भी किसी भी देश को, अगर किसी भी राज्य को भारत में मिलाना है, यानी अगर कोई भी देश हो गया, कोई भी अगर राज्य हो गया, उसको भारत में मिलाना है तो उसके लिए संसद मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 में कहा गया है संसद को एक शक्ति प्राप्त है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं तो सिक्किम पहले भारत का राज्य था नहीं, लेकिन 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। सिक्किम को भारत में अपना लिया गया था। पहले सिक्किम भारत का राज्य था नहीं, लेकिन अनुच्छेद 2 के तहत जो शक्ति प्राप्त है कि संसद को कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, इसलिए 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। लेकिन अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद को शक्ति मतलब अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि वर्तमान में भारत में जितने भी राज्य हैं, हमारे भारत में 28 राज्य हैं और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वर्तमान में भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकता है, चाहे 2 राज्य को तोड़ना हो या 2 राज्य को जोड़ना हो या फिर किसी राज्य का नाम बदलना हो। आप देख सकते हैं कि राज्य का नाम भी बदला जा रहा है। जैसे प्रयागराज का नाम, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, जो है औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया। इस तरह से जो है राज्य नाम बदल दिया जा रहा है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी संसद को शक्ति प्राप्त है कि वर्तमान में भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकता है, चाहे 2 राज्य को तोड़ना हो, 2 राज्य को जोड़ना हो या फिर किसी राज्य का नाम बदलना हो, उसे तोड़ सकता है। संसद को शक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अगर संसद अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रहा है तो राष्ट्रपति भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी राष्ट्रपति भी रोक नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर, यानी अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अगर संसद अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रही है तो इसमें राष्ट्रपति भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये पॉलिटी का भाग 1 से लेकर पॉलिटी का भाग 1 था, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था। हमने आज आपको संविधान पढ़ाया, संविधान भी पढ़ाया, संविधानवाद भी पढ़ाया, राज्य व्यवस्था के बारे में बताया, और भाग 1 जो पढ़ाया अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है।